बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू करेंगे और पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। गालबन ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। अनलेस कि मुझे कोई बहुत ही कुछ स्पेशल चीज़ बाद में मिले तो मैं शायद एक और लेक्चर दूँ, नहीं तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बंद करेंगे और फिर आगे बाकी चीज़ों को अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पेंडुलम जो है, मैं अगले पेज पे जाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे ज़रा जगह ज़रा चाहिए। ये देखें, पेंडुलम में ये है कि आप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस से कोई ऐसा धागा, कोई ऐसी तार जो जिसमें इलास्टिसिटी ना हो, जो एक्सपैंड ना कर सकती हो, सख्त हो, टाइट हो, उससे एक वज़न बांध दें। आमतौर पे आपको ये वज़न वैसे गोल सा मिलता है, जैसे आपने घड़ियाँ देखी होंगी जो चाबी वाली बड़े घड़ियाल होते थे पुराने ज़माने में, उनमें एक पेंडुलम लटका होता था। इस चीज़ को, सीधी सी बात है, इसको पेंडुलम कहता है। जब ये अपनी जगह पे खड़ा है तो ये इसकी मीन पोजीशन कह लें, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन भी है, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं ज़ीरो या ओ पोजीशन कह लें, ओ कहना चाहिए। अब अगर मैं इसे खींच के थोड़ा सा इधर ले आऊँ, हवा में धक्का दे के, या बल्कि हाथ से पकड़ के मैं यहाँ तक ले आऊँ, इसको मैं अपना असल में शुरू करना चाह रहा हूँ, इसकी जो मूवमेंट है वो शुरू करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं इसे एक साइड पे लेके आया हूँ, यहाँ पे। इस पोजीशन को मैं ए पोजीशन कहता हूँ। अब आप नोट करेंगे कि ए पोजीशन पे जब मैंने इसे पकड़ा हुआ अपने हाथ से, तो हो क्या रहा है कि बेसिकली मैंने इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको उठाया हुआ, ठीक है। ज़ीरो पोजीशन पे उसकी जो ग्रेविटी है जो उस पर एक्ट कर रही है, गो के ग्रेविटी तो वही होती है, लेकिन इस वक्त इस क्योंकि ये बंधा हुआ है, इस पोजीशन में ज़रा ऊंचा कर दिया ना, तो इसमें एक तरह की वो आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। आपको पता ना, किसी चीज़ को उसकी मीन पोजीशन से ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं तो वो एक तरह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जिससे अब वो कोई ना कोई काम कर सकता, ठीक है। तो देखें अब क्या होगा कि आप इसको जब छोड़ेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि जो भी इसकी स्पीड होगी, मुझे आहिस्ता आहिस्ता नहीं कहना चाहिए, ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, इस तरफ को, फिर ज़ीरो पे पहुंचेगा। अब चूंकि इसके अंदर एक इनर्शिया डेवलप हो गया इसके मूवमेंट से, तो ज़ीरो पे आके एकदम रुक नहीं जाएगा, बल्कि आपको पता है कि आगे निकल जाएगा। और ये इसी मैक्सिमम पोजीशन जिस पे ये जा सकता है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने ए पोजीशन कितनी दूर है ज़ीरो से। अगर बहुत दूर होगी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा दूर होगी, तो ये एक पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है। अब बी पे आके ये वापस रुक जाएगा बहुत ही थोड़े अरसे के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए, फिर वापस आना शुरू करेगा इस तरफ। फिर ज़ीरो पे आके फिर रुकेगा नहीं, इनर्शिया से आगे चलता जाएगा और ए पे आ जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये ए और बी जो हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जिन पे ये जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि ए, ज़ीरो और बी पोजीशन में उनकी एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह क्या होगी। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। ये भी इसी तरह इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है।
ये बुक की मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जब बाद में टॉपिक अगर आप पढ़ें तो आपको आसानी हो। अब एज्यूम करें कि आपका ये पेंडुलम ए से ज़ीरो, ज़ीरो से बी, बी से ज़ीरो, ज़ीरो से ए की तरफ चलना शुरू हो गया। अब हम दोबारा ए से डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ए पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जहाँ पे आके वो बहुत ही छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है। जब रुकता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाती है, स्पीड ज़ीरो होगी, ठीक है। अब जो ही वो वापस मुड़ता है और ज़ीरो की तरफ जाना शुरू करता है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है उस वक्त मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है। अब जब ये यहाँ पे पहुँचेगा ज़ीरो पे तो उसकी यही जो वेलोसिटी है ना, ये वाली, यहाँ पे मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी। और जो ही फिर आगे जाएगा उसकी स्पीड फिर आगे जाएगा तो कम होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे के आके बी पे उसकी वेलोसिटी दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम ए पे थी, ज़ीरो पे जाना शुरू हुआ, एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि यहाँ पे आके एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जब ज़ीरो से बी की तरफ जाता है तो इसकी डीसेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन शुरू होती है, क्योंकि अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ए से ज़ीरो में तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी ना, अब ज़ीरो से बी की तरफ चूँकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो अब टेक्निकली वो डीसेलरेशन है, तो वो उसमें पैदा होती है। ये ज़ीरो से फिर बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी और बड़ी और बड़ी, तो यहाँ पे आके दोबारा मैं एक्सेलरेशन का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली वो डीसेलरेशन है। यहाँ पे आके वो मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि ये इसमें इस एक्सेलरेशन ने अब उसकी वापसी का सफ़र जो है ना वो शुरू करवाना। अब आप कहेंगे कि पहले मैंने डीसेलरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, अब एक्सेलरेशन का। अब मैं एक्सेलरेशन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो डीसेलरेशन थी वो ज़ीरो से बी की तरफ इसमें आ गई, वो बढ़ती गई, जैसे मैंने लगाया वो डीसेलरेशन हो गई, लेकिन बी पे पहुंच के रुका, और रुकने के बाद ये वापस जाने के लिए तैयार होगा। जब वापस जाने के लिए तैयार है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि अब फिर वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है ना, जैसे पहले ए से ज़ीरो में जा रहा था, तो अब ये वही केस है, बी से ज़ीरो वाला भी वही केस है, तो इसमें इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है जी। अब वापस जाना शुरू होगा, मैं एक साइकिल पूरा कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जब जाना शुरू होगा तो फिर इसकी एक्सेलरेशन फिर कम होना शुरू हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम थी फिर कम होगी, वही ऊपर वाले एरोज़ी समझ लें, कम होगी, यहाँ पे आके फिर ज़ीरो होगी, यहाँ के उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी, जैसे ये मैक्सिमम मैंने लिखा हुआ है। और जब फिर इधर को जाना शुरू करेगा तो वही डिसेलरेशन, इसकी काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ए पे पहुँच के ये मैक्सिमम होगी ये। ठीक है। और फिर हमारा साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें ये 3-4 चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। अब इसमें जो डिस्टेंस ये कवर करता है ना, ज़ीरो से ए, इधर लिखता हूँ, ज़ीरो से ए से ज़ीरो पे गया और ज़ीरो से बी पे गया। ठीक है जी, ये वो डिस्टेंस है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा रीफ्रेस करूँगा, ये एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इसकी मीन पोजीशन से होती है। मैंने मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मुझे ये कहना चाहिए था ऐसे करके कि ज़ीरो से ए तक या ज़ीरो से बी तक, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, और इसी तरह इधर से इधर का ये जो डिस्टेंस है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ कि जो टाइम इसे लगता है ए से ज़ीरो में जाने में, ज़ीरो, मैं बार बार ज़ीरो कह रहा हूँ शायद मेरी ज़ुबान पे ये काफ़ी लफ्ज़ चढ़ा हुआ है। ज़ीरो मीन्स ओ, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया था, फिर यहाँ से बी पे जाता है, बी पे फिर ज़ीरो, और ज़ीरो से वापस ए पे आता है, यानी कि पूरा एक साइकिल मुकम्मल करता है कि यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ वापस आ गया। इसको कहते हैं इसका टाइम पीरियड। ये पूरा एक साइकिल है ना, उसका ये टाइम पीरियड है कि इसको पूरा का पूरा टाइम पीरियड लगता है। ये उसकी एक तरह से ना पूरी वाइब्रेशन है। ठीक है, अब उन्होंने बुक में बताया हुआ है कि फार्मूला कि ये कितनी देर लेता है पूरा एक साइकिल मुकम्मल करने में, इसका जो टाइम पीरियड है वो उसकी वैल्यू उन्होंने दी है 2π √L/G, जबकि इसमें L जो है ना वो लेंथ है इस स्ट्रिंग की। ठीक है, और G ग्रेविटी है। अब इसमें जो चीज़ आप देखेंगे फार्मूले में शायद आपको हैरान करे, वो ये है कि इस फार्मूले में टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है। देखें, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये पाई है, ये भी कांस्टेंट हो गया। एल पे डिपेंड करता है और जी पे, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग उस पर डिपेंड करता है, और ग्रेविटी पे। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि मास का, यानी कि ये जो आपने बॉब लगाया है, बॉल लगाया है, बॉब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, उसका कहीं जिक्र नहीं है कि वो ये उसका वज़न कितना, उस पर कोई चीज़ डिपेंड करती है कि वो किलो का लगाएं 10 किलो का लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये चीज़ शायद आप लोगों के लिए हैरान कन हो, जब आप इसकी मूवमेंट देख रहे थे आप सोच रहे होंगे मे बी मैथ्स पर डिपेंड करे, कुदरती तौर पर ख्याल में आता है कि भाई वज़नी चीज़ होगी तो वो देर लेगी, हल्की चीज़ होगी तो देर नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, इसको ज़रा दोबारा से देखते हैं। T = 2π L/G। आम तौर पे इंसान ये सोचता है ना कि अच्छा जी, अगर इसके ऊपर मैं ये वज़नी सा ये बॉल लगा दूं, ये वाला, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं एक और बनाऊं ये, और इसमें छोटा सा बॉल लगा देता हूँ। तो आमतौर पे आप सोचेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा वज़नी है, तो इसको देर लगेगी, तो ये इसका टाइम पीरियड जो है ना वो ज़्यादा होगा, और इसका जो टाइम पीरियड है ना वो छोटा होगा। लेकिन एक्चुअली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ जो है वो ये है कि अगर इनके ये स्ट्रिंग्स या धागे या जो भी कह ले तार जो है, अगर इनकी लेंथ एक जैसी है ना, तो दोनों के दोनों जो है उनका टाइम पीरियड एक ही होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इस फार्मूले में। ये फार्मूला देखने में आसान लगता है, लेकिन गालबन इसका जो डिराइव करने का तरीका है वो खासा कॉम्प्लेक्स है, तो उन्होंने बुक में नहीं दिया हुआ, तो हम भी उसके बारे में बात नहीं करते। बस इतना ही याद रखें कि ये इसका फार्मूला। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इनफैक्ट 3-4 वीडियोस दिखाऊंगा इस वीडियो में। पहली वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो मेरी जो पसंदीदा चीज़ होती है कि आपको पेंडुलम दिखाऊं और आप दिखाऊं आपको कि वो कैसे वो साइन वेव बनाता है, यानी कि जो पेंडुलम की मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे पेंडुलम्स होंगे, तो उसमें वो आप नोट करेंगे कि कुछ एक ही वो मतलब लाइन में लगे हुए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो आप नोट करेंगे जो छोटे वाले हैं उनका टाइम, जो छोटा का मतलब ये होगा कि एल उनका छोटा हो गया, तो उनका जो टाइम पीरियड है ना वो कम होगा, वो जल्दी और साइकिल मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, और जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी उनको टाइम ज़्यादा लगेगा आपका पूरा एक साइकिल मुकम्मल करने में। तीसरी वीडियो में एक बेसिकली वो एनिमेशंस हैं जिसमें वो बताता है लेंथ चेंज करें और जी चेंज करें, तो वो आपको वो एनिमेशन बताती है
कि टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो आपको प्रैक्टिकली कोई वैल्यूज़ वगैरह दिखाएंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है, इसमें आप देखेंगे कि एक पेंडुलम लटका हुआ और नीचे एक कन्वेयर बेल्ट है। बेल्ट एक तरह से ना वो ग्राफ पेपर का काम करती है कि वो टाइम के साथ साथ ग्राफ पेपर पे जैसे आप ड्रॉ करते हैं ना कि इसकी वैल्यू क्या है किसी ग्राफ की, तो वो ये काम करेगी। और जब ये चलाएगा इसमें से पेंडुलम में से नीचे से रेत निकलती है और रेत से आप देखेंगे कि वो ग्राफ बनेगा, आपको दिखा देगा। और ये वीडियो थॉमस ऑल्टमैन उसके चैनल की है और वीडियो का नाम आपके सामने है, टॉम ऑल्टमैन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सप्लोरेटोरियम। याद रखिएगा कि सारे का सारा क्रेडिट इस वीडियो का इन्हीं साहब को है। उन्होंने ये वीडियो बनाई है, मैं सिर्फ वीडियो इस्तेमाल करके आपकी सहूलत के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको एक ही लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएं और आपके लिए समझना आसान हो। ठीक है, ये देखें अब उसने चलाना शुरू किया है, क्या देखें। अब उसमें वो रेत डालने लगा, ये देखें रेत डाली है, उसको चला दिया है और ये देखें ये ग्राफ बनना शुरू हो गया टाइम के साथ साथ। और ये ग्राफ क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, क्योंकि ये साइन वेव है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ साइज़ के पेंडुलम लिए होंगे, एक जगह एक ही चीज़ के साथ बंधे होंगे और आप उनकी मूवमेंट देखेंगे। छोटे जिनकी लेंथ कम होगी, उनका टाइम पीरियड कम होगा, वो साइकिल जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, और जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी वो देर से करेंगे। अब क्योंकि बहुत सारे लगे हैं, सबकी लेंथ डिफरेंट है, तो एक बड़ा एक ख़ास एक पैटर्न सा बनता है वेव का, वो काफ़ी देर देखें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता, आप देखिएगा। ये वीडियो है और ये जो चैनल है वो रॉजर जेकब्स का है। अगेन सारे के सारे क्रेडिट्स उनके हैं, उन्होंने यकीनन बड़ी मेहनत से इक्विपमेंट लगाया, चीज़ें वीज़ें लगाई, वीडियो बनाई। मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ उनकी वीडियो को, और वीडियो का नाम है हार्मोनिक मोशन। अब ये देखिए आप लोग को नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे पेंडुलम हैं, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी ज़्यादा, मेरा ख्याल 12 13 के करीब है। और सबकी लेंथ डिफरेंट है, लेफ़्ट साइड पे छोटे वाले हैं, राइट साइड पे जाते जाएं तो वो बड़े होते जाते हैं। तो आप देखें सबको वो इकट्ठा हिलाएगा और फिर आप देखिएगा कि टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, तो पीछे वाले अगर आप नोट करेंगे ना, तो वो जल्दी अपना साइकिल मुकम्मल कर लेते हैं। जो सामने वाला है वो लंबा है तो वो बहुत देर लगाता है। और से देखें, शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो, वीडियो में कैप्चर जब कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, तो शायद इतनी अच्छी तरह वो नहीं आ रही, लेकिन आपको अंदाज़ा मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। अगर आप चाहें अपनी दिल की तसल्ली करना चाहें तो यूट्यूब पे जाके ये चैनल ढूंढ के आप तसल्ली से इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ये देखते जाएं। चलो, उम्मीद है आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा। अब आपको तीसरी वीडियो दिखाता हूँ, उसमें वो एक एनिमेशन यूज़ करेंगे। उसमें वो एक एनिमेशन के ज़रिए एल और जी का जो इम्पैक्ट होता है टाइम पीरियड पे वो आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये एनिमेशन है, ये चैनल बोजमैन साइंस का है, बहुत ही अच्छा चैनल है, ज़बरदस्त बेहतरीन इस बंदे ने वीडियोस बनाई हैं साइंस के ऊपर, आप ज़रूर देखें। आपको फ़िज़िक्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी मिल जाएंगी इसमें। उसके पास ये एक सिमुलेटर है जो उसने इस्तेमाल किया है, उसमें वो वैल्यूज़ चेंज करेगा लेंथ की, मास की, फिर आपको इम्पैक्ट दिखाएगा इसका। ये उसने 30 डिग्रीज उसको मतलब साइड पे किया, फिर उसको गिराया, चलाया, तो उसकी 2.862 सेकेंड उसका टाइम आया। ठीक है, अब उसकी वो लेंथ चेंज करेगा, छोटा किया है एल को। आप देखें अब जो टाइम आया वो 2.415 सेकेंड्स आया, यानी कि लेंथ चेंज की, टाइम पीरियड चेंज हो गया। ठीक है ना,
लेंथ चेंज करेंगे तो टाइम छोटा होगा ना, कि इससे कम देर लगेगी। टी छोटा होने का मतलब ये है कि वो साइकिल अपना जल्दी मुकम्मल करेगा, तो ये कम टाइम हो गया, 2.415 सेकेंड हो गया। अब इसको वो गालबन और छोटा करेगा तो ये टाइम और छोटा हो जाएगा। ये देखें, ये 1.7 सेकेंड हो गया, यानी कि लेंथ चेंज हुई तो टाइम और छोटा हो गया। छोटे टाइम का मतलब ये है कि वो जल्दी अपना साइकिल मुकम्मल कर लेगा। अब वो मास चेंज कर रहा है, यानी कि वजन चेंज कर रहा है। देखें क्या इम्पैक्ट होता। देखा, उसने मास को बहुत ही छोटा कर दिया। देखें, लेंथ उतनी है, मास छोटा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा साबित कर दिया उसने कि लेंथ से तो इम्पैक्ट पड़ता है, मास से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब जी भी वो अपनी इस एनिमेशन में चेंज कर सकता है, देखते हैं। अब देखें, मून, अर्थ, जुपिटर, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सब पे ग्रेविटी डिफरेंट होती है। मून पे ग्रेविटी कम होती है, तो जब नीचे वाली चीज़ यानी कि एल ओवर जी है ना, तो जी अगर कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जब टाइम पीरियड बढ़ेगा इसका मतलब है कि ज़्यादा देर लेगा वो अपना साइकिल मुकम्मल करने में। और जुपिटर पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी मुकम्मल करेगा। और अगर ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए तो बस वो घूमता रहेगा। देखिएगा ज़रा। तो इस वीडियो को अगर आप ख़ुद से चाहें तो दोबारा यूट्यूब पे ढूंढ के देख सकते हैं। ज़मीन के बाद जब चांद पे गया, ग्रेविटी जो थे वहाँ पे कम है, तो टी ज़्यादा हो जाएगा। जुपिटर पे ग्रेविटी ज़मीन की निस्बत ज़्यादा है, तो टाइम कम हो जाएगा। इस एनिमेशन को जब मैं कैप्चर करता हूँ अपने प्रोग्राम में तो गालबन इतनी स्मूथ नहीं आती, लेकिन आपको मैंने वीडियो दिखा दी, चैनल दिखाया, आप ज़रूर इस पर देखें तो आपको ज़रूर जो है वो ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। वैसे भी फार्मूला आपके सामने है, आपको अंदाज़ा हो ही क्या होगा। इसके साथ ही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। पेंडुलम को हमने डिस्कस किया। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए वो आइडियल केसेस थे। आइडियल केसेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होती, कोई हवा नहीं होती। पेंडुलम को रोकने के लिए स्प्रिंग भी बड़ा बेहतरीन होता है, कोई मसले मसाइल नहीं होते, हर चीज़ आइडियल होती है। तो इसलिए इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं कि वो एक आइडियल केस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन रियल लाइफ में तो फिर वो ऐसी चीज़ें सारी होती हैं, तो फिर वो जो है आपकी विस्कोसिटी भी आ जाती है, आपकी एयर फ्रिक्शन भी आ जाती है। आ, तो उस वजह से फिर चीज़ें तब्दील होती है, वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन को ना आप एनालाइज जब करते हैं तो उसको भी एनालाइज करने के लिए आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर वो कम्बिनेशन हो जाती है 2 3 4 या उससे 5 सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस की। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन को आप दो या उससे ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन की कम्बिनेशन से ज़ाहिर करते हैं। मैं हल्का सा आपको बताना था कि रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में एक मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है। बहरहाल आई होप कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये इसकी लास्ट वीडियो है, अनलेस ये मुझे कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ बाद में कभी नज़र आई तो मैं ज़रूर आपको आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन अदरवाइज़ इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो से वेव्स का टॉपिक शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।